हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। कौन कहता है कि कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कुछ इसी कहावत को बयां करती है ये मूवी, जो अपने आप में एक मोटिवेशनल बॉम्ब है। ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी मेहनत और लगन से ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी लाइफ बदल कर रख दी और खुद भी कैसे रोडपति से करोड़पति बन गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मूवी शुरू होती है और हमें जिंग दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होता है। जिंग की एक छोटी सिस्टर भी होती है जिसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि जल्द से जल्द हमें तुम्हारी सिस्टर का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया तो जल्द ही उसकी डेथ हो जाएगी। दरअसल जिंग की मॉम को भी यही बीमारी थी और सही से इलाज ना होने की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके फादर भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो अब सिर्फ जिंग और उसकी सिस्टर ही एक दूसरे के साथ रहते हैं और यहाँ जिंग ही अपनी सिस्टर का होल एंड सोल गार्जियन होता है। जिंग के पास एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की शॉप होती है और उसी के सहारे वो अपनी गुजर बसर करता है। एक दिन जिंग का फ्रेंड जो वेयर हाउस में काम करता है जिंग को अपने साथ वेयर हाउस में ले जाता है, जहाँ पर वो जिंग को कुछ दिखाना चाहता था। इसीलिए वो एक कपड़े को हटाता है और वहाँ होता है कई सारे बॉक्सेस का एक बहुत बड़ा सा पहाड़। वो बताता है कि इस वेयर हाउस का जो ओनर है उसे जेल हो गई है और इन सारे बॉक्सेस में सेकेंड हैंड मोबाइल पड़े हुए हैं, इसीलिए ये बेकार यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि सारे फोन मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हें इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। जिंग के पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं, पर वो ये भी चाहता है कि वो इन सारे मोबाइल्स फोन को खरीद ले और इन फोन्स में जो भी माइनर प्रॉब्लम है वो उन्हें ठीक करके उन्हें अच्छे प्राइस पर बेच सके ताकि उसे अच्छे खासे पैसे मिले और वो अपनी सिस्टर का ऑपरेशन अच्छे से करवा सके। जिंग सारे मोबाइल्स तो नहीं बट 1-2 फोन को वो अपने घर ले आता है और रात भर बैठकर एक फोन को वो सही करता है। फाइनली वो एक फोन को सही करने में कामयाब भी हो जाता है। नेक्स्ट डे जिंग बैंक जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद वो एक मॉल में जाकर उस शॉप पर जाता है जो सेकेंड हैंड मोबाइल को सेल करते हैं। वहाँ पर जिंग उस ओनर को अपना फोन दिखाता है और वो फोन अब एकदम ठीक होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो उस ओनर से कहता है कि मेरे पास इस तरीके के कई सेकेंड हैंड फोन हैं जिन्हें मैं ठीक करके तुम्हें दूंगा और हम दोनों इस तरीके से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ओनर को जिंग की बात सही लगती है और वो इस डील के लिए हाँ कह देता है। जिंग अब अपने सारे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करता है जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने सारे सेल फोन सेल आउट कर दिए तो उसे बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे ना सिर्फ वो अपनी सिस्टर का ऑपरेशन करा पाएगा बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी हो जाएगी। मीनवाइल जिंग को बैंक से लोन भी मिल जाता है और वो लोन उसे अपनी शॉप के अगेंस्ट मिला था। तो इन सारे पैसों से अब वो उन सारे सेल फोन्स को खरीद लेता है। करीब 2 हफ्ते होने को है और जिंग ने बहुत तो नहीं पर हाँ कुछ सेल फोन को बेच लिया था। बट एक दिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स निकाले हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल अब नहीं बेचेगा। जिंग मॉल में उसी ओनर के पास जाता है पर ओनर अब फोन को लेने से मना कर देता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ एक रूल है और जिसके खिलाफ वो ओनर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बेचारा जिंग अब बुरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि उसके पास जो इतने सारे फोन्स हैं उन्हें ना वो किसी को दे सकता है और ना ही कोई उसे खरीदेगा क्योंकि ये अब इलीगल है। इसीलिए जिंग उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी के सेल फोन उसके पास है। जिंग वहाँ के ओनर को बताता है कि मुझे पता है कि सेकेंड हैंड फोन्स को खरीदना और बेचना दोनों इलीगल है, पर मेरे पास आपकी ही कंपनी के कई सारे सेल फोन्स हैं और वो एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हैं। तो हम उन फोन्स के इंटरनल पार्ट को निकाल कर दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट उसका ओनर कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब तुम उन पार्ट्स को यहाँ लेकर आओगे तो वो क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगे। जिंग कहता है मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं उन पार्ट्स को बहुत ही केयरफुली निकाल सकता हूँ और मैं उन पार्ट्स को ऐसा चेंज करूंगा कि वो क्वालिटी चेक में पास हो जाएंगे। ओनर कहता है ठीक है, बट अगर वो क्वालिटी चेक में पास हो गए तभी हम आगे कुछ देखेंगे। अब जिंग अपने शॉप पर जाकर उन फोन्स के सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 काफी केयरफुली निकालता है, जिसके तुरंत बाद वो उन पार्ट्स को क्वालिटी चेक के लिए ले जाता है और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सारे पार्ट्स एकदम सही हैं और उन पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जिंग काफी खुश हो जाता है और वो बहुत खुश होकर उस मैनेजर यानी ओनर के पास जाता
जाता है। वो कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में अप्रूव्ड हो गए हैं, यानी पास हो गए हैं। बट यहाँ पर मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ पार्ट्स को क्वालिटी चेक कराने के लिए कहा था, ना कि ये कि मैं उन पार्ट्स को बेचूंगा। ये सुनते ही जिंग अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने वाकई बहुत मेहनत करी थी और उसका सब कुछ अभी दांव पर लगा हुआ है। जहाँ उसे एक तरफ बैंक का लोन चुकाना है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी बहन का ऑपरेशन भी करवाना है, क्योंकि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसकी शॉप भी उससे छिन जाएगी। जिंग अब उस कंपनी के सीईओ के पास जाता है। वो उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, पर उस कंपनी का सीईओ काफी जल्दी में होता है, क्योंकि उसे कहीं जाना होता है। वो जिंग से बिना बात किए हुए वहाँ से निकल जाते हैं, बट जिंग भी हार नहीं मानता है और उनका पीछा करता है और फाइनली स्टेशन पर पहुँच जाता है। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, जिंग उसमें चढ़ जाता है और सीईओ के सामने जाकर बैठ जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे बस अपना 5 मिनट दे दीजिए। मैं आप ही की कंपनी के कई सारे फोन्स जो मेरे पास हजारों की संख्या में हैं, मैं उन सेल्स फोन के पार्ट्स को निकालूंगा और फिर हम मिलकर इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेंगे। मैंने पहले भी आपकी कंपनी के फोन के पार्ट्स निकाले हैं और उनका क्वालिटी चेक भी करवाया है। इस पर सीईओ का कहना था, ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना ही फाइनेंशियली और ना ही किसी वर्कर के थ्रू। तुम्हें जो भी करना है खुद करना होगा और जब ये तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। फिर वो जिंग को एक कार्ड देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो अब जिंग को किसी भी कीमत पे ये काम करके उन्हें दिखाना था। इसके लिए जिंग को एक टीम चाहिए और एक ऐसी जगह जहाँ पर वो इन सारे मोबाइल्स को रख सके, जहाँ पर लोग उसके लिए काम कर सके। पर सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये होती है कि जिंग के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होते हैं। यहाँ तक कि उसकी वो दुकान जिसके अगेंस्ट में उसने लोन लिया था वो भी उससे छिन जाती है, क्योंकि जिंग वो लोन नहीं चुका पाया। जिंग के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उसे अपनी स्कूटर को भी बेचना पड़ता है। अब जिंग को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। वो अपने फ्रेंड से हाथ जोड़कर विनती करता है कि उसे काम की सख्त जरूरत है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है और अब जिंग के पास जितने भी फोन हैं वो एक जगह रेंट पर लेगा और उनकी कंडीशन को सही करेगा। वो उन सभी मोबाइल्स को वहाँ पर ले आता है ताकि वो उन्हें रिपेयर कर सके, उनके पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन अभी भी जिंग को काम करने के लिए वर्कर्स यानी हेल्पर्स की जरूरत है, क्योंकि अकेले वो इतने सारे काम नहीं कर सकता। इसीलिए जिंग डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है, जिन्हें पैसों की जरूरत है और जो सिर्फ इसी फील्ड से बिलोंग करते हों। इसीलिए वो एक लेडी से मिलता है जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करती थी, बट कंपनी में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से उसके सुनने की शक्ति चली जाती है, जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब वो छोटे मोटे काम करती है। जिंग उसे पूरी सच्चाई से अपना सारा प्लान बताता है। हम मिलकर ये कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो लेडी भी इस काम के लिए हाँ कह देती है। अब वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो एक कंपनी में मैनेजर था और इसके साथ ही वो आदमी एक रेसलर भी होता है और एक दिन फाइटिंग के दौरान उससे दूसरे वाले रेसलर की डेथ हो जाती है और जिसके कारण उसे जेल हो जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है। अब वो जेल से तो बाहर आ चुका है पर उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिंग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद जिंग एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, पर शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जिंग उससे कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। जिंग अब इसी तरीके से कई और लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो कि कभी अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल थे बट अब रिटायर हो चुके हैं। इस तरह जिंग अपनी पूरी टीम तैयार कर लेता है और अब सभी मिलकर दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू। यहाँ जिंग को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अभी भी उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और ना ही उसके पास दूसरा कोई इनकम सोर्स है। इसीलिए दिन में वो विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को सेल फोन्स के पार्ट को निकालता है। अब एक दिन वो गेमर जो शादी करना चाहता था उसको एक लड़की मिल जाती है और वो शादी करता है। जिंग उसकी शादी में अपनी सिस्टर के साथ जाता है। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आता है तब वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक नोटिस लगी हुई है जिसमें उसके ओनर ने कहा है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया है और जब तक तुम किराया नहीं दोगे मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा। अब जिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतनी रात को कहाँ जाए। इसीलिए जिंग अपनी बहन
बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है। वहाँ वो अपनी बहन के लिए बॉक्सेस का एक बेड बनाता है। जिंग को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब होती है और वो उन्हें इन हालातों में रख रहा है, पर वो कर भी क्या सकता है, वो इन हालातों के आगे मजबूर है। अब कई दिनों तक जिंग अपनी बहन के साथ वहीं रातें गुजारता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जिंग की जहाँ फैक्ट्री होती है उसका ओनर भी अब जिंग से कहता है कि पिछले कई महीनों से तुमने रेंट नहीं दिया है और अगले एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। जिंग के लिए अब सभी तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए वो उसी कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पर मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकते, हमारे सीईओ के साथ तुम्हारी यही डील हुई थी। जिंग एक बार फिर से हताश होकर अपने लोगों के पास आ जाता है जो उसके साथ फैक्ट्री में काम किया करते हैं। वो उन लोगों से कहता है मैंने आज तक तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया और मुझे नहीं पता कि मैं आगे भी तुम्हें कभी पैसा दे भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे खुद के पास कोई पैसे नहीं है। बस एक सपना है, आगे बढ़ने की चाह है और उसे पूरा करने का जज्बा है, पर पता नहीं वो सपना भी पूरा होगा या नहीं, क्योंकि अब तो हमें फैक्ट्री की उस जगह को भी खाली करना पड़ेगा। जिंग के सारे साथी उसका साथ देते हैं और अब फैक्ट्री से सारा सामान अपने अपने घर ले जाते हैं और अब सब अपने घर से ही काम करना शुरू कर देते हैं। बट जिंग के पास तो कोई भी घर नहीं होता है क्योंकि वो तो अपनी बहन के साथ फैक्ट्री में रहा करता था और वो जगह तो अब इनसे छिन चुकी है। इसीलिए जिंग एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है जहाँ पर वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को वो उन्हीं मोबाइल के पार्ट्स को निकाल कर सही करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना किसे कहते हैं। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और वो सभी उन फोन्स के अच्छे अच्छे पार्ट्स निकाल लेते हैं और अब उन पार्ट्स को एसएन कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इन सभी को कंपनी में बुलाया जाता है। अब ये सभी उस ओनर के कैबिन में जाते हैं जहां ओनर उन्हें बताता है कि तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले और उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया वो सारे के सारे पार्ट्स क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग और उसके सारे साथी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यही एक रास्ता था जिसके थ्रू जिंग पैसे कमा सकता था, अपनी बहन का ऑपरेशन करवा सकता था, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी और बेहतर कर सकता था। जिंग के पास अब बहुत सारे पैसे होते हैं जिससे वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है। उसकी बहन भी अब एकदम ठीक हो जाती है और अब देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जिंग ने जिस कंपनी का नाम नाइस व्यू रखा था अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और जिंग उस कंपनी का सीईओ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीईओ बना है। तो फ्रेंड्स, जिंग का ये सपना सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूरा हुआ क्योंकि उसने अपने सपने को देखना कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी मेहनत से डरा। उसके रास्ते में कई सारी तकलीफें आईं बट उसने हार नहीं मानी और फाइनली उसे जो चाहिए था आज वो उसी मुकाम पर है। यही चीज लागू होती है एक आम इंसान पर भी कि अगर हमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने की हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और एक दिन कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।